Hello students. So our second disorder after the pulmonary edema is pulmonary embolism. Embolus का मतलब आप जानते हैं something clot like thing or bolus like thing. So that blocks the blood vessels of the pulmonary vessels. So pulmonary embolism, blood clot in the lung. So what is the introduction part? Pulmonary embolism is the sudden blockage of a major blood vessel in the lung, usually by a blood clot. In most cases the clot are small and are not deadly, but they can damage the lung. But if the clot is large and stop blood flow to the lung, it can be deadly. सो पल्मोनरी एम्बोलिज्म क्या है? सडन ब्लॉकेज हो रहा है कहाँ पर? आपके ब्लड वेसल्स में, आर्टरी में, स्पेशली लंग की आर्टरी में. और आर्टरी जो है लंग को क्या सप्लाई कर रहा है? आपका ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स जो है वो सप्लाई कर रहा है. सो अगर वो क्या हो रहा है, क्लॉट के थ्रू अगर ब्लॉक हो जा रहा है तो क्या करेगा वो? लंग में आपका ब्लड सप्लाई को क्या कर देगा? रेस्ट्रिक्ट कर देगा. सो अगर बहुत छोटे क्लॉट्स हैं तो उतना ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन यहाँ पर अराइज नहीं होती है. बट अगर बहुत लार्ज है क्लॉट जो है जिसने आर्टरी को ब्लॉक किया है, लंग्स की आर्टरी को जो सप्लाई कर रहे हैं उस क्लॉट को, जो वो क्लॉट जो उस आर्टरी को क्या किया है? ब्लॉक किया है. सो आपका ब्लड फ्लो पूरी तरह से क्या हो जाएगा? लंग की ओर रेस्ट्रिक्ट हो जाता है और उसके कारण जो है लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन भी क्या हो सकती है? अराइज हो सकती है. Now about the definition of pulmonary embolism. So pulmonary embolism is a blockage of the main artery of the lung or one of its branches by a substance that has traveled from elsewhere in the body through the blood stream. है ना? आपका ये बोलस हो सकता है ना? और कभी इंजेक्शन हमने दिया जो पाउडर फॉर्म में रहते हैं, इंजेक्शन जो प्रॉपरली डिज़ोल्व नहीं हुए, तो पाउडर भी हो सकता है वो, ब्लड क्लॉट भी हो सकता है वो, है ना? सो कोई भी एम्बोलस जो क्या कर रहा है, पल्मोनरी आर्टरी को क्या कर रहा है? जो ब्लॉक कर रहा है, मेन आर्टरी जो है लंग की, उसको जब ब्लॉक कर रहा है और उसके ब्रांचेस को जो ब्लॉक कर रहा है, दैट इज़ द कंडीशन दैट इज़ कॉल्ड द पल्मोनरी एम्बोलिज्म. सो यहाँ पे डायग्राम में आप लोग देखिए, यहाँ पर आपका लार्ज एक आर्टरी है, ब्लड क्लॉट जो है आपको दिख रहा है आर्टरी के अंदर में, और वो ब्लॉकेज होने के कारण जो ब्लड सप्लाई है वो पूरी तरह से क्या हो जाती है? रेस्ट्रिक्ट हो जाती है. नाउ नेक्स्ट इज द ईटियोलॉजी. सो मेजर ईटियोलॉजी ऑफ द पल्मोनरी एम्बोलिज्म इज, फर्स्ट, pulmonary embolism most commonly result from deep vein thrombosis, a blood clot in the deep vein of the leg or pelvis that breaks off and migrate to the lung, a process termed venous thromboembolism. सो आपका फर्स्ट जो कॉज है दैट इज़ डीप वेन थ्रोम्बोसिस. आप लोग कंडीशन पढ़ेंगे आपका, जिसमें क्या होता है, वेन्स के थ्रू जब प्रॉपर सर्कुलेशन ब्लड की ओर नहीं हो पाता है, वीनस ड्रेनेज आपके लिम्ब की तरफ से, सो आपका क्या होता है, वहाँ से जो डीप वेन होते हैं उसमें क्लॉट्स अराइज होती है, स्टैसिस ऑफ द ब्लड के कारण क्लॉट्स बनता है और वो ब्रेक होता है और वो भी कभी हार्ट से होते हुए ट्रैवल करते हुए लंग में जाके क्या हो सकता है? माइग्रेट हो सकता है. सो नेक्स्ट है एम्बोलिज्म ऑफ एयर, फैट और टॉक इन द टॉक जो है, टाल्क जो है वो क्या है? पाउडर है. सो एयर एंट्री हो गई, फैट बोलस चला गया, है ना? पाउडर है जो ड्रग का वो चला गया, प्रॉपरली डिजॉल्व नहीं हुआ था थ्रू द इंट्रावेनस ड्रग रूट के थ्रू. सो ये भी क्या कर सकता है? एम्बोलाइजेशन कॉज कर सकता है. नाउ ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द ब्लड फ्लो थ्रू द लंग एंड रिजल्टेंट प्रेशर ऑन द राइट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट लीड्स टू सिम्टम एंड साइन ऑफ द पल्मोनरी एम्बोलिज्म. ठीक है. और ब्लड प्रेशर जो ब्लड वेसल है वो जब ब्लड क्लॉट से क्या हो जाएगी? ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगी. सो हार्ट की तरफ क्या डालेगा? वो प्रेशर डालेगा, मतलब वहाँ से ब्लड जो है लंग की ओर नहीं आ पा रहा है. सो आपका सिम्टम्स है वो क्या होगा? हमको दिखाई देगा. सो दिस इज़ अबाउट द ईटियोलॉजी. नाउ नेक्स्ट इज़ द रिस्क फैक्टर. सो रिस्क फैक्टर ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म इज़ डीप वेन थ्रोम्बोसिस के जो आपके जो साइन जो रिस्क फैक्टर है वो इसमें मेन इंक्लूड होते हैं. सो फर्स्ट जो है दैट इज़ द प्रोलॉन्ग इमोबिलाइजेशन और अल्टरेशन इन द नॉर्मल ब्लड फ्लो. बहुत ज़्यादा लंबे समय तक अगर एक पर्सन क्या है? इमोबाइल है, जैसे कि आपके बेड रिडन पेशेंट हो गए, है ना, जिसके कारण से आपका ब्लड फ्लो क्या हो जाता है? अल्टर हो जाता है, ब्लड की स्टैसिस हो जाती है और अल्टीमेटली वो लीड करता है क्लॉट का फॉर्मेशन को. नाउ नेक्स्ट, इंक्रीज क्लॉटिंग पोटेंशियल ऑफ द ब्लड, दैट इज़ हाइपर कोएगुलेबिलिटी, मतलब कोएगुलेशन डिसऑर्डर है, क्लॉटिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है ब्लड में. हाइपर कोएगुलेटी डिसऑर्डर जब होता है तब क्लॉट ज़्यादा बनते हैं बॉडी में, दैट टाइम आपका क्लॉट का फॉर्मेशन होगा. और नेक्स्ट है आपका एनी डैमेज टू द वॉल ऑफ द वेन. कोई वॉल जो है वेन का अगर क्या हो गया? डैमेज हो गया, तो आपको पता है एक नॉर्मल हीमोस्टैसिस के थ्रू आपका ब्लड का क्लॉट वहाँ पर आपका थक्का जमता है, जिसके थ्रू ब्लड वेसल्स जो है वो क्या होते हैं? आपके
जो ब्लीड करना है वो क्या करते हैं, बंद करते हैं. सो दीज आर दी कॉमन कॉजेज. फर्स्ट इज़ द प्रोलॉन्ग इमोबिलाइजेशन, दूसरा इंक्रीज्ड पोटेंशियल ऑफ क्लॉट फॉर्मेशन दैट इज़ हाइपर कोएगुलेबिलिटी, और थर्ड जो है दैट इज़ द डैमेज टू द वेन के वॉल में क्या होना, डैमेज होना. सो ये सेम आपके कॉजेज़ हैं जो डीप वेन थ्रोम्बोसिस में हमको मिलते हैं. सो यही जो रिस्क फैक्टर हैं वो पल्मोनरी एम्बोलिज्म भी कॉज करते हैं, बिकॉज यही जो क्लॉट यहाँ पर बना है वही ट्रैवल करके कहाँ पर जाता है, क्योंकि ब्लड तो सर्कुलेट हो रहा है ना. सो आपके उसके थ्रू सर्कुलेट होकर के पल्मोनरी आर्टरी में या वेन में जाकर के क्या होता है, वो डिपॉजिट हो जाता है. नाउ नेक्स्ट इज़ द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन. So symptoms of pulmonary embolism are typically sudden in onset and include, फर्स्ट है डिज़निया डेवलप होगा, है ना. आपको इतना ध्यान में रखना है कि लंग की और ब्लड सप्लाई आपकी क्या हो गई है, ऑब्स्ट्रक्ट हो गई. पल्मोनरी आर्टरी जो है वो क्या हो गई है, आपकी ब्लॉक हो गई है. आपका हार्ट की ओर से ब्लड इस तरफ को नहीं आ पा रहा है. सो क्या हो रहा है, टिपिकली सडन इन ऑनसेट एंड इंक्लूड डिज़निया, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होगा, देन टेकेपनिया, रैपिड ब्रीदिंग होगा, चेस्ट पेन हो सकता है उसको, और वाइल दी इंस्पिरेशन एंड पैल्पिटेशन डेवलप हो सकता है. वर्स होगा ब्रीदिंग जब इंस्पिरेशन करेगा पर्सन. ना कफ एंड हिमोप्टिसिस, जब कफ करेगा तो कफ के साथ उसको क्या होगा, ब्लड भी डेवलप होगा. नो नेक्स्ट एबनॉर्मली लो ब्लड प्रेशर, ब्लड का जो प्रेशर है वो कैसा रहेगा, लो रहेगा. मोर सीवियर केसेस कैन इंक्लूड साइन सच एज, क्लिनिकल साइन इंक्लूड लो ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन एंड साइनोसिस, है ना, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी बॉडी के अंदर में, आपका ब्लड नहीं आ रहा है लंग्स की ओर. सो साइनोसिस डेवलप होगा. पर्सन को डिस्कलरेशन जो है, ब्लूइश डिस्कलरेशन जो है लिप्स में और फिंगर में आपको दिखाई देंगे. रैपिड ब्रीदिंग होगी, रैपिड हार्ट रेट होगा, और सडन पर्सन क्या हो सकता है, कोलैप्स हो सकता है. सर्कुलेटरी इंस्टेबिलिटी जो है वो क्या हो सकती है, डेवलप हो सकती है, जिसमें क्योंकि ब्लड का फ्लो जो है वो लंग की ओर क्या हो गया है, डिक्रीज़ हो गया है. और एक लास्ट कंडीशन दिया दैट इज़ अबाउट 15% ऑफ ऑल केसेस ऑफ सडन डेथ्स आर अट्रीब्यूटेड टू पल्मोनरी एम्बोलिज्म, क्योंकि सडन आपका ब्लड क्लॉट जो है आर्टरी को ब्लॉक किया, और ब्लॉकेज के कारण लंग को प्रॉपर अमाउंट में ब्लड नहीं मिल पाता है, जिसके कारण से सेल जो है वो डैमेज और डेड होना शुरू करते हैं, और आपका पर्टिकुलर टास्क जो है रेस्पिरेशन का वो क्या नहीं कर पाते, परफॉर्म नहीं कर पाते हैं. सो आपका सडन रेस्पिरेटरी अरेस्ट होकर के पल्मोनरी एम्बोलिज्म के कारण पर्सन का डेथ भी हो सकता है. नाउ द पैथोफिजियोलॉजी. So pathophysiology of pulmonary embolism, first if a blood clot that is thrombus forms in the one of the body's vein, that is deep vein thrombosis बोलते हैं DVT, है ना. क्लॉट कहीं ना कहीं बॉडी में क्या हुआ है, फॉर्म हुआ है. It has the potential to break off and enter the circulatory system and travel through the heart to become lost in one of the branches of the pulmonary artery of the lung. ठीक है. अब आपका जो क्लॉट डेवलप हुआ है उसकी एक फीचर होता है कि वो ब्रेक हो सकता है, और हार्ट में थ्रू दी सर्कुलेशन वो कहीं से भी ट्रैवल होकर के कहाँ पर जाके लॉज हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्ट हो सकता है पल्मोनरी आर्टरी ऑफ दी लंग में. नाउ अ पल्मोनरी एम्बोलस क्लॉग द आर्टरी एंड दैट प्रोवाइड ब्लड सप्लाई टू द पार्ट ऑफ दी लंग. ठीक है. अब जो एम्बोलस है पल्मोनरी, क्योंकि लंग में गया है वो इसलिए पल्मोनरी एम्बोलस कहला रहा है. सो जो उसने क्लॉग किया है, क्लॉट फॉर्म हुआ है जो कि ब्लॉकेज कॉज किया है, उस आर्टरी को अगर वो ब्लॉक कर देगा जो हार्ट को लंग को स्पेशली ब्लड सप्लाई प्रोवाइड कर रही है. सो उस टाइम पे अगर वो ब्लॉक हो गया तो लंग को प्रॉपर अमाउंट में ब्लड सप्लाई रिसीव नहीं हो पाएगा. द एम्बोलस नॉट ओनली प्रिवेंट्स द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बट इट ऑल्सो डिक्रीजेज द ब्लड सप्लाई टू द लंग टिश्यूज़ itself potentially causing lung tissue to die, है ना. और लंग टिश्यूज़ को जब प्रॉपर ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा थ्रू दी प्रॉपर ब्लड सप्लाई, तो क्या हो जाएंगे, लंग टिश्यू क्या हो जाएंगे, आपके नेक्रोज होने लगेंगे, इन्फेक्शन आएगा और धीरे धीरे वो डेड हो जाएंगे. इन्फेक्शन जो है लंग टिश्यूज़ में क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा. और यही कारण है कि सडन पर्सन का क्या हो सकता है, रेस्पिरेटरी अरेस्ट होकर के डेथ हो सकता है. सो दिस इज़ अबाउट दी पैथोफिजियोलॉजी. नाउ नेक्स्ट इज़ द असेसमेंट एंड डायग्नोस्टिक फाइंडिंग. सो असेसमेंट एंड डायग्नोस्टिक फाइंडिंग में सबसे फर्स्ट है आपका हिस्ट्री लेनी है आपको पर्सन को कि लंबे समय से इमोबिलाइज था, डीप वेन थ्रोम्बोसिस का उसको कुछ प्रॉब्लम है क्या. देन फिजिकल एग्जामिनेशन करना है जिसमें आपको ऑक्सीजन का सैचुरेशन कम मिलेगा, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी रहेगी पर्सन को. ना ब्लड टेस्ट करेंगे, डी डीमर टेस्ट करना है. डी डीमर जो होता है एक टाइप का आपका एंजाइम है. जब हार्ट मसल या लंग मसल जब क्या होते हैं बेटा, डैमेज होते हैं, तो डैमेज्ड टिश्यू से डी डीमर जो है वो क्या होता है, एंजाइम रिलीज़ होता है. सो डी डीमर एंजाइम का ब्लड में मिलना ये चीज़ को बताता है कि पर्सन को लंग में या हार्ट में क्या हुआ है, डैमेज हुआ है. नाउ नेक्स्ट अदर ब्लड टेस्ट आपको करना है जिसमें आपका ब्लड
प्रोफाइल पूरा आएगा, कोएगुलेशन प्रोफाइल करना है आपको, इलेक्ट्रोलाइट्स पूरे चेक करने हैं। नाउ कंप्लीट ब्लड काउंट भी पर्सन का क्या करना है, परफॉर्म करना है। नेक्स्ट इमेजिंग स्टडीज़ यहाँ पे दिया है, दैट इज़ पल्मोनरी एंजियोग्राफी करना है, सिटी पल्मोनरी एंजियोग्राफी करना है। एंजियोग्राफी एक ऐसा प्रोसीजर है जो ब्लड वेसल्स को क्या करता है, एग्जामिन करता है। सो एक डाई जो है वीनस सिस्टम में इंजेक्ट करते हैं और वो ट्रैवल करके और बॉडी में जाता है। एक डाई जो होता है, रेडियो पे एक डाई होता है, और उसके बाद हम लोग एक्सरे स्कैनिंग करते हैं या फिर सिटी स्कैनिंग लेते हैं, जिसके थ्रू आपका जो ब्लॉकेज है पल्मोनरी आर्टरी में या पल्मोनरी वेन में वो क्या होता है, हमको दिखाई देता है। यहाँ पे आपके एक्सरे डायग्राम से उतना अच्छा तो क्लियर नहीं है, बट ये शो करता है एग्जैक्टली कि पल्मोनरी एरिया का ब्लड सप्लाई क्या हो गया है, ऑब्स्ट्रक्ट हो गया है। नाउ नेक्स्ट है सिटी स्कैन, चेस्ट एक्सरे, वेंटिलेशन, परफ्यूजन स्कैन, कितना प्रॉपरली पर्सन वेंटिलेट कर पा रहा है। परफ्यूजन स्कैन से आपको पता चलेगा कि टिश्यूज़ जो हैं वो प्रॉपरली क्या नहीं हो रहे हैं, परफ्यूज़ नहीं हो रहे हैं। लंग ही क्या हो रहा है, आपका डैमेज हो रहा है, सो वो अदर ऑर्गन को कैसे ऑक्सीजन का सप्लाई जो है वो क्या कर पाएगा, पहुँचा पाएगा। ना अल्ट्रासोनोग्राफी करना है, वीनस डॉपलर स्टडीज़ जो है एग्जैक्टली ब्लड का जो फ्लो का सर्कुलेशन है प्रॉपर है कि नहीं, वो चीज़ को क्या करता है, एग्जामिन करता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एंड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी इसलिए करना है कि उसने हार्ट पर क्या इफेक्ट डाला है या हार्ट में कुछ प्रॉब्लम तो अराइज नहीं हो रहा है, क्योंकि ब्लॉकेज है तो जाहिर सी बात है कि जो ब्लड है वो हार्ट से लंग की ओर नहीं आ पा रहा है, यानी कि आपके हार्ट में कंजेशन डेवलप हो रहा है ना। सो वहाँ पर आपका ओवरलोडेड हो जाएगा, आपका जो वर्कलोड है हार्ट का वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ ब्लड वहाँ पर कैसा है, ज़्यादा है। सो कार्डियक चेंजेस भी आपको क्या होते हैं, देखने के लिए मिलते हैं। सो ये टेस्ट हमको परफॉर्म करना है। सो दिस इज अबाउट द असेसमेंट एंड डायग्नोस्टिक फाइंडिंग। ना अबाउट द मैनेजमेंट पार्ट, सो फर्स्ट इज़ द मेडिकल मैनेजमेंट, जिसमें फर्स्ट हमको देना है, बिकॉज क्लॉट है तो क्लॉट को हमको डिजॉल्व करना है, दैट इज़ द एंटीकोगुलेंट थेरेपी, अनफ्रैक्शनल हिपैरिन, लो मॉलिकुलर वेट हिपैरिन और फोंडापैरिनक्स, वारफेरिन, है ना। ये आपके बहुत सारे नेम हैं ड्रग्स के, दे आर दी एंटीकोगुलेंट थेरेपी ड्रग्स जो क्लॉट को क्या नहीं होने देते हैं, बनने नहीं देते हैं, है ना, क्लॉट बनने नहीं देंगे एंटीकोगुलेंट जो ड्रग होते हैं। नाउ सेकंड जो है दैट इज़ द थ्रोम्बोलाइसिस करने वाले थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग होते हैं। थ्रोम्बोलाइटिक जो ड्रग होते हैं जिसमें मेन आपका टीपीए दिया है, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, है ना, जो कि थ्रोम्बस अगर बन गया है, थ्रोम्बस अगर क्लॉट जो है वो जाकर के ब्लॉक किया है पल्मोनरी आर्टरी को, सो आपका थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट दे करके उस थ्रोम्बस को क्या किया जाता है, लाइसिस किया जाता है, डिस्ट्रॉय किया जाता है, लिक्विफाई किया जाता है, और फिर वो क्या होता है, आपका ब्लॉकेज को ट्रीट करता है। नौ सपोर्टिव थेरेपी है जिसमें आपका ऑक्सीजन इन्हेलेशन है, पेन रहेगा पर्सन को उसके लिए एनाल्जेसिक्स देना है, नौ हॉस्पिटलाइज करना है, पेशेंट को आपको एग्जैक्टली आईसीयू में एडमिट करना पड़ता है, इंटेंसिव केयर में पर्सन को हमको क्या करना पड़ता है, रखना पड़ता है। सो दिस इज़ अबाउट द ट्रीटमेंट, दैट इज़ द मेडिकल मैनेजमेंट। ना सेकेंड है सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमको प्लेस करना पड़ता है इंफीरियर वेना केवा फिल्टर, और सेकेंड जो है दैट इज़ दी पल्मोनरी थ्रोम्बो एंडार्टेरेक्टोमी, है ना। फर्स्ट जो है इंफीरियर वेना केवा फिल्टर जो है आपके डायग्राम में यहाँ पर दिख रहा है, ये इंफीरियर वेना केवा में हम प्लेस करते हैं ताकि वीनस सिस्टम से जहाँ पर से ब्लड जो है आपके वेना केवा के थ्रू हार्ट में जो जाए, इस फिल्टर से क्या हो जाए, वो फिल्टर होकर के ही जाए, ताकि पल्मोनरी आर्टरी या पल्मोनरी एरिया में आपका क्लॉट जो है, वाइटल्स ऑर्गन में क्लॉट जो है वो क्या ना करे, एंटर ना करे। ना सेकेंड जो है दैट इज़ पल्मोनरी थ्रोम्बो एंडार्टेरेक्टोमी जो प्रोसीजर है, इसमें एग्जैक्टली पल्मोनरी आर्टरी में जो क्लॉट बना हुआ है उसको सर्जिकली हम लोग क्या करते हैं, थोरैकोटोमी करके रिमूव करते हैं। सो दिस इज़ दी सर्जिकल मैनेजमेंट। नाउ नेक्स्ट इज़ द डाइटरी मैनेजमेंट। So eat a healthy diet that is low in saturated fat and rich in whole grains, fruits and the vegetable, है ना। And you may need to alter your diet because food containing vitamin K can affect how well warfarin works, है ना। सो आपका एंटीकोगुलेंट थेरेपी हम लोग दे रहे हैं वारफेरिन, है ना, तो ब्लड को क्लॉट होने वो नहीं दे रहा है। सो आपका डाइट में विटामिन के को नहीं देना है, बिकॉज विटामिन के जो है एग्जैक्टली क्लॉटिंग फैक्टर के फॉर्मेशन को क्या करता है, फेवर करता है। सो क्लॉट बनने को फेवर करेगा वो। सो आपका पेशेंट को अगर वारफेरिन चल रहा है तो विटामिन के वाले डाइट्स हमको उसको नहीं देने हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज़ नर्सिंग मैनेजमेंट।
So there is nursing management is impaired gas exchange related to decreased pulmonary perfusion associated with the obstruction of pulmonary arterial blood flow by the embolus. So मेन हमको जो ट्रीटमेंट करना है दैट इज़ दी गैस एक्सचेंज इम्पेयर हो गया है तो ऑक्सीजन थेरेपी उसको देना है. इमीडिएट आपको थ्रोम्बोलाइटिक एंड एंटीकोगुलेंट थेरेपी क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट करना है, क्योंकि एम्बुलेंस को आपको वहाँ से क्या करना है, हटाना है. ठीक है. पेशेंट का एक्सपेक्टेड आउटकम ये है कि पेशेंट का ट्रीटमेंट होने के बाद क्लाइंट विल मेंटेन अ नॉर्मल आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस होना चाहिए, आपका पल्स ऑक्सीमीटर में 100% सैचुरेशन आना चाहिए, मेंटल स्टेटस उसका नॉर्मल होना चाहिए, रेस्पिरेशन रेट और सारा वाइटल जो फंक्शन है वो कैसा होना चाहिए, उसका नॉर्मल होना चाहिए. नाउ दिस इज़ द नर्सिंग इंटरवेंशन. बहुत सारा है, दैट इज़ सिंपली जो आप रेस्पिरेटरी पेशेंट को केयर करते हैं वही सारी चीज़ें दी हुई है. आपको मॉनिटर करना है, SpO2 मॉनिटर करना है, पेशेंट का ऑक्सीजन का सैचुरेशन देखना है, मेंटल स्टेटस देखना है, रेस्टलेसनेस अगर हो रहा है हिपोक्सिया के कारण तो आपको ऑक्सीजन इनहेलेशन उसको करना है, आपका ABG को मॉनिटर करना है आपको, है ना, और पेशेंट को आपका हाई फॉलोअर्स पोजीशन क्या करना है, आपको प्रोवाइड करना है. इफ़ नीडेड तो आप वेंटिलेटर पे भी क्या कर सकते हैं, पर्सन को शिफ्ट कर सकते हैं. जितने मेडिकेशन ऑर्डर हुए हैं उन सारे मेडिकेशन को क्या करना है, आपको पेशेंट को देना है. पेशेंट को फटीग होने नहीं देना है, उसको कंप्लीट बेड रेस्ट देना है, क्योंकि ज़्यादा फटीग उसको होगा तो क्या होगा, आपका ऑक्सीजन का डिमांड जो है बॉडी में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. नौ एंटीकोगुलेंट जो थेरेपी डॉक्टर ने एडवाइस किया है वो सारा थेरेपी क्या करना है, आपको पेशेंट को देना है. सो दीज आर दी सम नर्सिंग इंटरवेंशंस. Now next is the prognosis of pulmonary embolism. So pulmonary embolism is the formation of clogging of the clot in the pulmonary artery, जो कि आपके लंग्स में ब्लड सप्लाई को क्या कर देता है, ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है, जिसके कारण से लंग टिश्यू क्या होने लगते हैं, डेड होने लगते हैं. सो मेन जो एम होता है हमारा वो क्या करना है, क्लॉट को किसी न किसी तरह से वहाँ से रिमूव करना होता है. सो प्रोग्नोसिस जो है दैट इज़ मॉर्टेलिटी जो है, डेथ रेट जो होता है दैट इज़ 26% है अगर हमने प्रॉम्प्टली क्या नहीं किया, पर्सन को ट्रीट नहीं किया है ना. देन प्रोग्नोसिस डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ लंग दैट इज़ अफेक्टेड एंड ऑन the coexistence of the other medical condition. Chronic embolization to the lung can lead to pulmonary hypertension. Once anticoagulation is stopped, the risk of fatal pulmonary embolism is 0.5% per year, है ना. सो आपका प्रोग्नोसिस डिपेंड करता है कि कितना प्रॉम्प्टली आपने ट्रीटमेंट को क्या किया है, स्टार्ट किया है, और पर्सन को और अदर कितने मेडिकल प्रॉब्लम है, अंडरलाइन और हेल्थ प्रॉब्लम उसको है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना जल्दी पर्सन क्या हो सकता है, ठीक हो सकता है. अदरवाइज़ अगर प्रॉम्प्टली हमने तुरंत क्या कर लिया, मैनेज कर दिया, सो उतना लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन क्या नहीं होता है, अराइज नहीं होता है. अदरवाइज़ वो हार्ट को भी अफेक्ट करेगा और पूरे होल जो वाइटल ऑर्गन्स है, ब्रेन हो गया, किडनी हो गया, लीवर हो गया, उन सबको क्या करता है, वो अफेक्ट करता है. बिकॉज ऑक्सीजन ही आपकी बॉडी में नहीं पहुंचेगा, मल्टी ऑर्गन फेलियर का कंडीशन भी क्या हो सकता है, अराइज हो सकता है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी पल्मोनरी एम्बोलिज्म. थैंक यू.